अब हम बात करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स की। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था क्लास 12th का मैथ। ठीक है, डिफरेंशिएशन। तो अब हम देखते हैं क्लास 10th फिजिक्स। ठीक है, तो क्लास 10th के फिजिक्स में हमने आपको शायद इमेज फ्रॉम सिंपल मिरर और स्फेरिकल मिरर की परिभाषा और उसमें जो टर्म्स आते हैं, उसमें जो वर्ड उसमें जो आते हैं टर्म्स, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस और फोकल लेंथ वगैरह की हमने डिफिनीशन देख ली थी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि रे डायग्राम फ्रॉम स्फेरिकल मिरर, मतलब कि गोली दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो उससे पहले हम रूल्स पढ़ रहे थे, रूल्स फॉर स्केचिंग रे डायग्राम ऑफ फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। मतलब पहले हम नियम पढ़ लें कि हम बनाएंगे कैसे, कौन कौन सी किरण बनाने में लेंगे, क्या स्फेरिकल मिरर अर्थात गोली दर्पण से प्रतिबिंब। ठीक है, तो हम 3-4 प्रकार की किरणें लेंगे और वही पर्टिकुलर किरण लेंगे, क्योंकि हमें उसके बारे में पता है अच्छे से कि अगर वो प्रतिबिंब से टकराएगी तो फिर परावर्तित होकर कहां से वापस लौटेगी। ठीक है, तो हम वो ले लेते हैं और उसके बाद हम रे डायग्राम देखेंगे। ठीक है, तो पहली किरण एक ऐसी किरण जो प्रिंसिपल मतलब मुख्य अक्ष के समानांतर जाए। ठीक है, अगर हमारे सामने उत्तल या अवतल दर्पण रखा हुआ है और कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो परावर्तन के बाद उसके साथ क्या घटित होगा हम ये देखें। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, सबकी परिभाषाएं हमने कल इससे पहले वाली क्लास में बता दी थी। ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और यहाँ पर आपका पोल। तो यहाँ से एक किरण जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर, चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो। तो हमने आपको फोकस की परिभाषा में बताया था कि प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर जाने वाली किरणें अर्थात मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। किसमें? अवतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में जाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो यहां से हम फोकस से गुजारेंगे। अर्थात जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वह परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण में फोकस से गुजरेगी। उत्तल दर्पण में क्या होगा? ठीक है, तो ये हम मिटा के उत्तल दर्पण सुनाते हैं। ये अवतल दर्पण के साथ हुआ। हमने बताया था कि उत्तल दर्पण का जो फोकस और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो दाहिनी तरफ होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से समानांतर किरणें जा रही हैं मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन होगा तो ऐसे लौटेंगी। हमने पढ़ा था कि कनकेव मिरर एक कन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर होता है, किरणों को फैलाता है। तो अब ये प्रतीत होंगी। ठीक है, तो अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें फोकस से होकर गुजरती हैं और उत्तल दर्पण में गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। तो अगर हमें इमेज बनाना है तो हम एक किरण ले सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, और वो कहां से गुजरेगी? फोकस से। ठीक है, ये पहला। दूसरा देखते हैं, वीडियो पॉज करके आप नोट्स बना लेंगे। ठीक है,
ये क्या हो गया? तो रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो उसके साथ परावर्तन की कौन सी घटना होगी, हम देखते हैं। ठीक है, यदि कोई किरण अवतल दर्पण में यदि कोई किरण अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वक्रता केंद्र से वापस लौट जाती है, अर्थात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। प्रश्न उठता है ऐसा क्यों? तो हम इसको बता चुके थे कि चूंकि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरणें अभिलंब से होकर जाती हैं। वक्रता केंद्र क्या करता है? हमारे लिए अभिलंब का, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरणें हमारे लिए अभिलंब का कार्य करती हैं। तो हम पहले पढ़ चुके हैं परावर्तन के नियम में कि वक्रता केंद्र से अभिलंब से गुजरने वाली किरणें अभिलंब से ही वापस चली जाती हैं। तो चूंकि वक्रता केंद्र हमारे लिए अभिलंब का कार्य करता है, इसलिए इससे जाने वाली जितनी भी किरणें होंगी वो सारी की सारी उसी मार्ग से वापस लौट जाएंगी, रिटर्न हो जाएंगी। ठीक है, ये तो अवतल दर्पण में रहा। उत्तल दर्पण में क्या होता है? यहाँ जो भी होगा वो प्रतीक टाइप का होगा। ठीक है, मतलब वक्रता केंद्र की तरफ जाती हुई किरणें उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ये दोनों में आपका इमेज हो गया। ठीक है, तो वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें उसी मार्ग से वापस लौट जाएंगी। ये उत्तल दर्पण, ये अवतल दर्पण के लिए हो गया और ये उत्तल। ठीक है, तो ये दूसरा हमने देख लिया। तीसरा देख लेते हैं, क्या होता है जब किरणें पोल पर आती हैं? पासिंग थ्रू पोल ऑफ द मिरर। ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो अवतल हमने बताया कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो अभिलंब की तरह कार्य करता है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस भी वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो ये भी अभिलंब की तरह कार्य करेगी, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जितने भी किरणें होंगी वो अभिलंब की तरह कार्य करेंगी। ठीक है, तो यह हमारे लिए क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष हमारे लिए एक अभिलंब है। तो हम जानते हैं कि परावर्तन की घटना में आपतित किरण अभिलंब से जितने का कोण बनाती है उतना ही कोण बनाते हुए वो निकल भी जाती है, जिसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो अगर ये अभिलंब आपतित किरण आई का कोण बनाएगी, ये अभिलंब परावर्तित किरण आर का कोण बनाएगी, और आई बराबर क्या होगा? आर। इसको हम उत्तल दर्पण में देख लेते हैं। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण का हो गया, इसे नोट कर लीजिएगा आप। ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। हम जानते हैं कि ये कौन सी किरण है? मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, और ये किस प्रकार से बिहेव कर रहा है? वक्रता अभिलंब की तरह। तो ये और कोण ऐसे निकल जाएगा, ये कोण। तो आई और आर आपस में क्या होंगे? बराबर। मतलब पोल से आने वाली किरणें परावर्तित हो जाएंगी और वहां पर आपतन और परावर्तन का जो कोण होगा वो आपस में बराबर होगा, और वो ऐसा बनेगा। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। एक लास्ट देखते हैं,
चौथा नंबर, रे पासिंग थ्रू फोकस ऑफ द अगर कोई किरण फोकस से पास करती है तो क्या होता है? तो देखिए, ऑप्टिक्स में एक नियम होता है कि किरण जिस मार्ग से आती है, जो मार्ग बनाते हुए आती है, अगर उसे लौटाया जाए तो फिर वही मार्ग बनाते हुए वो लौट जाती है। ठीक है, तो कौन सी किरण फोकस से जाती थी? तो जो मुख्य अक्ष के समांतर होती थी। इसलिए जब फोकस से जाएगी कोई किरण तो क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। अर्थात दर्पण में फोकस से जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। एक और उत्तल दर्पण में देख लेते हैं। हमने बताया था यहाँ जो भी होगा वो प्रतीत होगा। तो उत्तल दर्पण में फोकस की तरफ आती हुई किरणें, फोकस की तरफ प्रतीत होती हुई किरणें दर्पण से, उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, ये फिगर है, इसे मेंटेन कर लीजिएगा। तो हमने 4 नियम पढ़ लिए। ठीक है, कि जब किरण जाएगी, परावर्तित होगी तो उसके साथ क्या होगा। अब इन्हीं 4 प्रकार की किरणों की सहायता से अगले पार्ट में हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा इमेज बनाएंगे। ठीक है, तो वो थोड़ा ज्यादा टाइम का होगा। ठीक है, आधे घंटे से ऊपर टाइम लगेगा उसमें। तो हम एक दिन में वो सारा कुछ खत्म कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यू, वी और एफ में संबंध देखेंगे। पहले तो ये जानेंगे यू, वी, एफ होता क्या है, साइन, कन्वेंशन, चिन्ह, परिपाटी देखेंगे। उसके बाद से यू, वी, एफ में हम संबंध निकालेंगे। ठीक है, तो आज यहीं इसके अगले वाले पार्ट में हम पूरा इमेज बना लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।